सुभाष चंद्र बोस ये वो नाम है जिनका हमारे देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा। ये कहना था उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं बल्कि नेताजी थे। पर कैसे, आइए जानते हैं। साल 1942 में नेताजी ने जापान की मदद से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज तैयार कर ली और उनसे ये वादा किया कि 1 साल के अंदर वो उन्हें आजाद भारत की सरजमीन पर ले जाएंगे। इसके बाद नेताजी ने जापानी आर्मी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध 2 घमासान जंग लड़े, जिसके एहसान और नेताजी के सम्मान के तौर पर जापान ने नेताजी को ब्रिटिशर्स से जीते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड दे दिए ताकि वो अपनी फौज को आजाद भारत की जमीन पर ले जा सके। और यही आजाद और अखंड भारत का वो हिस्सा था जहां नेताजी ने पहली बार भारत का झंडा फहराया और यहीं पर स्थापित हुई आजाद हिंद की सरकार। गाइस, इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वॉर एंड फॉरेन मिनिस्टर भी खुद नेताजी ही थे। नेताजी की इस सरकार के पास खुद का बैंक, करेंसी, रेडियो स्टेशन, स्टैंप और कोड भी था। नेताजी की बनाई इस सरकार को दुनिया के 9 बड़े देशों ने मान्यताएं भी दी, जिनमें जापान, जर्मनी, इटली और चाइना जैसे कई और देश भी शामिल थे। इसी कारण कई लोगों का ऐसा मानना है कि सुभाष चंद्र बोस ही आजाद और अखंड भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन गाइस, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू की जगह सच में आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो आज हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए होते। सबसे बड़ा बदलाव जो होता वो ये कि आज भारत और चाइना के बीच कोई विवाद ही नहीं होता, क्योंकि जब 1938 में हुए वर्ल्ड वॉर के दौरान चाइना का बेहद बुरा हाल था। तब चाइना ने इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद की गुहार की। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 9 जून 1938 को ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर पूरे देश के लोगों को चाइना के लिए फंड्स इकट्ठा करने को कहा, जिसके बाद उन पैसों को एक एम्बुलेंस में डालकर डॉक्टर की एक टीम को भी चाइना भेजा गया। इस मदद के बाद से ही चाइना और नेताजी के बीच काफी अच्छे संबंध थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो चाइना के साथ हमारा संबंध काफी अच्छा होता, जिस कारण ना ही 1962 का इंडो चाइना वॉर होता और ना ही इन दोनों देशों के बॉर्डर्स पर इतने तनाव होते। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये होता कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कभी होता ही नहीं। आजाद हिंद फौज की कप्तान लक्ष्मी सहगल के मुताबिक नेताजी हमेशा से भारत पाकिस्तान पार्टीशन के विरुद्ध में थे, जिसके बारे में उन्होंने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से बात भी की। बोस ऐसा मानते थे कि अगर भारत का बंटवारा होता है तो देश की हालत काफी बदतर हो जाएगी और इस पार्टीशन को देख दूसरे राज्य भी बंटवारे की मांग करेंगे, और उनका ये अंदाजा सही भी हुआ। बंटवारे के बाद दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए, कितनों की इज्जत लूट ली गई। लेकिन दोस्तों, अगर पार्टीशन के वक्त नेताजी जिंदा होते तो ये मंजर न देखना पड़ता। वो शायद पार्टीशन की मांग करने वाले मुस्लिम नेताओं को बंटवारा न करने की बात पर मना लेते, क्योंकि नेताजी मुस्लिमों में काफी लोकप्रिय थे। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते। अगर देखा जाए तो 1937 में कांग्रेस में सिर्फ 10% मुस्लिम लीडर थे, तो वहीं नेताजी के आजाद हिंद फौज में 40% मुस्लिम सैनिक, जो खुद नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर फौज में शामिल हुए थे। इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस वक्त नेताजी जिंदा होते तो 1947 में देश का बंटवारा कभी न हुआ होता और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आजाद भारत का हिस्सा होते। अब उस बदलाव की बात करते हैं जिससे हमारे देश का नक्शा ही बदल जाता। अगर नेताजी हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो देश में डेमोक्रेसी होती ही नहीं, बल्कि हमारा देश कम्युनिज्म यानी समाजवाद की नीतियों पर चलता, जो कि हिटलर की आइडियोलॉजी थी। ऐसा खुद नेताजी ने अपनी लिखी किताब द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है। वो समाजवादी संघ नाम की एक पार्टी बनाना चाहते थे। उन्हें कम्युनिज्म इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपने कम्युनिस्ट एलाइज जैसे चाइना, जर्मनी और रशिया को जीतते हुए देखा। इसी वजह से नेताजी को लोकतंत्र से ज्यादा कम्युनिज्म विचारधारा पसंद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नेताजी भी हिटलर की ही तरह तानाशाह बनना चाहते थे? जी नहीं गाइस, नेताजी हमेशा से ये चाहते थे कि भारत के हर नागरिक को समान आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अधिकार मिले। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि वो चाहते थे कि भारत एक सेक्युलर देश बने ताकि यहाँ बसे अल्पसंख्यक समुदायों पर कोई अत्याचार ना हो। इसके अलावा एक और बदलाव ये भी आता कि हम भारतीय काफी डिसिप्लिन्ड होते। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेताजी देश में साम्यवाद लाते, जिसके कारण ये संभावनाएं होती कि देश में 1 पार्टी रूल हो जाता और कोई ऑपोजिशन पार्टी होती ही नहीं जो रूलिंग पार्टी की गलतियों पर सवाल खड़े कर सके। इसके अलावा नेताजी के मिलिट्री प्रेम को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में संसद
भारत से ज्यादा मिलिट्री का राज होता, बिल्कुल स्टालिन और हिटलर की मिलिट्री की तरह। गाइस ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि नेताजी ऐसा कुछ भी नहीं करते और वो देश के सबसे अच्छे पीएम बनते, पर क्या गारंटी है कि उनके बाद आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स नेताजी के सिद्धांतों को ही फॉलो करते? हो सकता है कि नेताजी के बाद आने वाले प्राइम मिनिस्टर हिटलर और स्टालिन की तरह तानाशाह होते और जो नेताजी के इस सेक्युलर और अखंड देश के न जाने कितने टुकड़े कर देते। गाइस यहाँ हमने नेताजी के जीवन में घटी कुछ घटनाओं के आधार पर ये सभी जानकारी आपको बताई, पर सच में नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश कैसा होता ये तो हम तभी जान पाते अगर 1945 में ताइवान से रशिया आने के दौरान प्लेन क्रैश में उनकी मौत न हुई होती। इस हादसे को लेकर भी आजादी से लेकर आज तक लोगों के बीच तर्क जारी है। कुछ का मानना है कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में थे ही नहीं, उन्हें अगवा कर जेल में कैद कर लिया गया था। यहाँ तक कि इस घटना पर एक किताब भी लिखी गई है जिसमें ये बताया गया कि उन्हें कैसे रशिया के जेल में बंदी बनाकर रखा गया और उन पर किस तरह टॉर्चर हुए। गाइज अब शायद आप जान ही चुके होंगे कि भारत की आजादी में नेताजी का योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है और हर भारतीय को नेताजी का ये योगदान याद रखना चाहिए। गाइज आपको क्या लगता है, अगर नेताजी जिंदा होते तो क्या उन्हें ही देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।